शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, सामान्य हिंदी की कक्षाएं चल रही थी जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिकों को देख लिया था। ठीक है, संधि की शुरुआत हो चुकी थी, सामान्य परिचय हमने बता दिया था, साथ ही साथ मैंने ये भी बता दिया था कि संधि कितने प्रकार से विभाजित है और कौन कौन सी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। ठीक है, हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की बात की थी। स्वर संधि के प्रकार को मैंने 5 प्रकार से बताया था: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ठीक है, इन्हीं 5 प्रकारों को आपको पढ़ना है स्वर संधि के अंतर्गत। ठीक है, अब इस तरीके के प्रश्न बहुत कम आते हैं कि इसमें कौन सी संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि। अब इस तरीके के प्रश्न आते हैं कि स्वर में कौन सी संधि है, दीर्घ है कि गुण है कि वृद्धि है कि यण है कि अयादि है। तो इन पांचों प्रकारों को आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, क्योंकि यहीं से आपके प्रश्न बनने हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं दीर्घ स्वर संधि की। मैंने विभाजन इसके पहले पार्ट में आपको बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ से लिखा गया दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, ये संधि का ही भाग है स्वर संधि, और उस स्वर संधि में 5 भाग है, पांचवें में पहला भाग है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, देखिए दीर्घ स्वर संधि, अगर आप संस्कृत में संधि को पढ़ते होंगे तो आप यह जानते होंगे कि इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ। हालांकि ये आपको हिंदी में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप जानते रहिए अकः सवर्णे दीर्घ इसका फार्मूला होता है, मतलब सूत्र होता है संस्कृत में। इसका मतलब होता है कि अक वर्णों की जो है सजाती मेल से दीर्घ स्वर संधि बनती है। अकः सवर्णे दीर्घ, इसका मतलब यह है, इसका अर्थ यह है कि अक वर्णों के सजातीय मेल से दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है, अब ये अक वर्ण कौन कौन से? अक वर्ण में आपके जो स्वर होते हैं उनमें देखिए अ, आ, ई, उ और ऋषि। ठीक है, ए, आई, ओ, औ यहाँ पे नहीं उल्लेखित है। ठीक है, अक वर्ण के अंतर्गत यही आएंगे अ, आ, ई, उ और ऋषि। मतलब इनका सजाती मेल होगा तो दीर्घ स्वर संधि होगी। एक सामान्य शब्दों में समझिएगा कि दीर्घ स्वर संधि वहां होगी जहां पे दो समान स्वरों का क्या होगा, मेल होगा। या तो वो लघु के रूप में होंगे या दीर्घ के रूप में होंगे, लेकिन दो जहां पे वो मेल होता है वहां पे दोनों स्वर होंगे, उन स्वरों में समान स्वर होंगे। ठीक है, जैसे अ का ही रूप होगा या आ होगा, मतलब लघु या दीर्घ में होगा, या ई का ही बड़ी ई का रूप होगा या छोटी ई का रूप होगा, लेकिन दोनों तरफ एक ही चीज होंगी। ठीक है, जैसे आप नियम को देखेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। स्वर संधि की बात होती है तो दोनों तरफ स्वर होते हैं, ये चीजें मैंने पहले बता रखी है। जहां पे आपका मेल होगा वहां पे दोनों तरफ क्या होंगे, स्वर होंगे, दोनों वर्णों में क्या होगा, स्वर होगा। ठीक है, तो आने वाली जो मात्रा होगी वही उस शब्द का निर्माण करती है। जैसे आप देखिएगा, अ का मेल अ या आ से होगा, या तो आ का मेल अ या आ से होगा, मात्रा क्या बनेगी, आ की बनेगी। मतलब ये सजाती है, अ क्या है दीर्घ लघु रूप में है, आ क्या है दीर्घ रूप में है, तो सजाती अ का ही रूप है। तो अ या आ का मेल किससे होगा, अ या आ से होगा, तो क्या होगी, आ की मात्रा बनेगी। अब इसे किसी भी वर्ण के साथ लगा देंगे, जैसे क के साथ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, आ की मात्रा बन जाएगी। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा, इसे आप लिख लीजिए। सजाती, यहाँ पे देखिए सजाती मेल कहा है, तो सजाती मेल हो रहा है, अ या आ का मेल अ या आ से हो रहा है। दोनों क्या है, सजात है, समान जात के हैं, तो दोनों का मेल से आ की मात्रा बन रही है। तो यहाँ अगर इस तरीके के विभेद होता है, विच्छेद होता है, तो वहां पे दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है, ई या बड़ी ई का मेल अगर ई या बड़ी ई से होगा तो बड़ी ई की मात्रा लगेगी। जैसे अब यहाँ पे आप का लिख देंगे तो क्या हो जाएगी, की हो जाएगी, बड़ी ई की मात्रा लग गई। ठीक है, तो ई या ई की, ई या बड़ी ई की, ई या बड़ी ई से मेल होगा तो बड़ी ई की मात्रा बनेगी। ये देखिए दोनों सजाती हैं, सजाती मेल हो रहा है, अक वर्ण है, अ आ ई उ ऋषि के अंतर्गत ही है ई, तो अक वर्णों के सजाती मेल हो रहा है, और जो मात्रा बन रही है उससे वो शब्द का निर्माण हो रहा है। उस शब्द में कौन सी संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, उ या उ का मेल उ या उ से हो रहा है तो बड़े उ की मात्रा बन रही है। जैसे आप लिख दें कर, तो देखिए कु हो गया, उ हो गया ना, तो बड़े उ की मात्रा बन रही है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, उ या उ का मेल जब उ या उ से होगा तो बड़े उ की मात्रा आएगी। देखिए दोनों सजाती हैं, यहाँ भी उ है यहाँ भी उ है, सजाती है। ऋषि का मेल इस ऋषि से होगा, मतलब समान जाति से होगा, तो ये अर् की मात्रा बन जाएगी। ठीक है, ऋषि आप कह सकते हैं। जैसे
आप इसे क लिखेंगे तो क्री हो जाएगा, क्री। कोई भी वर्ण लगाएंगे तो उसमें री की मात्रा आ जाएगी। तो इस चीज को आप जानते रहिएगा। अक वर्णों में सजाती मेल से दीर्घ स्वर संधि होती है। आपको जहाँ पे विच्छेद होगा, जहाँ पे वर्णों का मेल होगा, वहां पे ये समान शब्द आपको समान वर्ण देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर समान वर्णों से जुड़ाव हो रहा है, संधि हो रही, तो वहां पे दीर्घ स्वर संधि होगी। जैसे आप उदाहरण देखिएगा और बेहतर समझ में आएगा। जैसे गीतांजलि, गीतांजलि एक शब्द है, ठीक है। अब इसका जब विच्छेद करेंगे, मतलब आप इसमें संधि का पता लगाएंगे, तो आप इसका विच्छेद करेंगे गीत धन अंजलि। देखिए दोनों तरफ सार्थक शब्द आते हैं, यहां भी गीत का अपना अर्थ है, यहां भी अंजलि का अपना अर्थ है, दोनों तरफ सार्थक शब्द आ रहे हैं। ठीक है, गीत धन अंजलि गीतांजलि होता है। अब ये कैसे गीतांजलि हुआ, देखिए इस त में क्या है, त में अ जुड़ा हुआ है। अगर हलंत लगा के अ को आपने अलग कर दिया और ये अ ले लिया, देखिए सजाती मेल हो गया ना, अ का मेल अ से, अ का मेल या तो अ से होगा या तो आ से होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अ का मेल अ से हो रहा है। कौन सी मात्रा आ जाएगी, आ की मात्रा आ जाएगी। यहाँ पे कौन सी मात्रा आ जाएगी, आ की। तो यही आ, देखिए अब देखिए आ हो गई, अब ये गी यहाँ पे है, गीत, त में हलंत लगा हुआ है। देखिए त में हलंत लगा, क्योंकि आ हमने बाहर कर दिया तो हलंत के रूप में आ गया गीत। ये आ की मात्रा बन गई प्लस जली हो गया। ठीक है, अंक की मात्रा इस पे लग जाएगी, क्योंकि अंक की मात्रा यहाँ पे है ऑलरेडी। तो ये हो जाएगा, ये हलंत जब हटा देंगे तो ये आ में बदल जाएगा, हो जाएगा गीतांजलि, गीतांजलि। ठीक है, कैसे बना, कौन सी संधि है, समझ पाए होंगे। गीतांजलि एक शब्द था, विच्छेद किया, यहाँ पे हमें संधि ज्ञात करनी थी, तो अब जब करेंगे तो गीत धन अंजलि होगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ शब्द सार्थक है, गीत का भी अपना अर्थ है, अंजलि का भी अपना अर्थ है, सार्थक शब्द है, समान एक अर्थ दे रहे हैं। ठीक है, अब इसमें संधि ढूंढने के लिए हमने त से उसकी स्वर को अलग कर दिया, क्योंकि त क्या है, व्यंजन है। व्यंजन से जब हम स्वर को अलग करेंगे तो व्यंजन में हलंत लग जाता है, वह अर्ध रूप में हो जाता है, उसे अर्ध वर्ण कहते हैं। ये सारी चीजें वर्णमाला में आपको बता दी गई हैं। ठीक है, तो आ अलग हो गया तो ये अर्ध रूप में हो गया, और इस आ को हमने यहाँ ले लिया, आ और आ का मेल आ हो जाता है, आ और आ का मेल आ हो जाता है, गीतांजलि हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे शब्द क्या बन गया, गीतांजलि। आ की मात्रा रहेगी क्योंकि ये पहले से है। ठीक है, तो समझ पाए होंगे किस तरीके से आपको दीर्घ स्वर संधि को पहचानना है। आइए कुछ उदाहरणों को हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं, जिससे आपको दीर्घ स्वर संधि एकदम कंफर्म हो जाए। सीमांत, रवीश, सिंधुर्मी, पितृण। अब इसमें कैसे दीर्घ स्वर संधि का रूल फॉलो होता है आप उन्हें देखिएगा। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए सीमांत, हमने कहा था जब आपका इसका विच्छेद करेंगे, शब्द को संधि के लिए जब आप इसमें विच्छेद करेंगे तो दोनों तरफ सार्थक शब्द आएंगे। ठीक है, देखिए अगर सीमांत है, सीमांत को जब आप तोड़ेंगे तो होगा सीमा धन अंत। ठीक है, सीमा धन अंत, सीमांत हो गया। सीमा धन अंत क्या हो गया, सीमांत हो गया। अब देखिए इसका भी अपना कुछ अर्थ है, सीमा का और अंत का भी अपना अर्थ है। मतलब ये दोनों क्या है, सार्थक शब्द है। जब भी आप किसी शब्द का विच्छेद करेंगे, जब संधि की बात हो रही, स्वर संधि की, तो वहां पे सार्थक शब्दों में विच्छेद होगा। ठीक है, सीमा धन अंत। अब इसमें कैसे दीर्घ स्वर संधि है, आपसे पूछ दिया जाए सीमांत में कौन सी संधि है, तो कैसे आप बताएंगे कि दीर्घ स्वर संधि है। अब देखिए यहाँ पे जो म है, इसके साथ आ की मात्रा लगी हुई है, तो जब इसको अलग करेंगे तो म में हलंत लग जाएगा और आ की मात्रा अलग हो जाएगी। ये जैसा कि व्यंजन बताते समय मैंने बताया था, जब आपको वर्णमाला में पढ़ा रहा था। ठीक है, म में हलंत लग गया, अब ये अर्धवर्ण हो गया, क्योंकि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं लिखा जाता, स्वर उसमें मात्रा के रूप में जुड़ा होता है। तो आ की मात्रा हमने अलग कर दिया, मतलब इस माँ से इस तरीके से लिखा गया। माँ को हमने अर्ध म और आ में लिख दिया, इस माँ को। ठीक है, और ये अंत को हमने अंत का अ ले लिया। अब देखिए आ का मेल अ से, मैंने अभी यहीं पे रूल लिखवाया था, अ या आ का मेल अ या आ से होगा, या तो आ का मेल अ से हो जाएगा या आ का मेल आ से होगा। है तो दोनों सजाती, ये भाई लघु रूप में है, दीर्घ रूप में है, तो एक ही सजाती ही तो है। तो आ का मेल आ से हो रहा है, क्या हो जाएगा, मात्रा कौन सी बनती थी, आ की मात्रा हमेशा बनती थी। कौन सी मात्रा बनती थी, आ की। ये आ की मात्रा किससे जुड़ेगी, इस म से जुड़ेगी। तो सीमा धन अंत क्या हो जाएगा, अब आप इसे लिख सकते हैं, आ की मात्रा यहाँ पे जुड़ जाएगी
ये तो यूं ही रहेगा सी, म में आ की लग जाएगी माँ, ये अंग की मात्रा रहेगी, इसी पे लग जाएगी मन, सीमांत, बन गया शब्द सीमांत। ठीक है, सीमांत बन, सीमांत, सीमा धन अंग। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। क्यों है? क्योंकि दो सजातीय वर्णों का मेल हो रहा है, यहाँ पे आ और अ का मेल हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है मैंने यहाँ आपको दिखा दिया। आ और अ का मेल से क्या बनता है? आ बनता है। ये आ किसके साथ आ जाएगा? अर्धमा के साथ आ जाएगी। ठीक है, तो सीमांत बन गया। नोट कर लीजिए, मैं इसे इरेज करूंगा क्योंकि हमें रविश भी बताना है। ठीक है, देखिए रविश को, रविश का जब आप विच्छेद करेंगे, शब्द को तोड़ेंगे तो होगा रवि धन ईश। ठीक है, रवि धन ईश। अब देखिए दोनों सार्थक है। रवीश का जब विच्छेद किया आपने रवि धन ईश में, दोनों सार्थक शब्द है। ईश का भी अर्थ होता है अपना, रवि का अर्थ भी अपना होता है। ठीक है, मतलब ये अपने अपने अर्थ में होते हैं। रवि का भी कुछ अर्थ है, ईश का भी कुछ अर्थ है, आप जानते भी होंगे, बहुत समान सी बात है। ठीक है, तो रवि धन ईश में टूट गया। अभी आपसे पूछ दे कि कौन सी संधि है, तो कैसे जानेंगे? जब आप और इसे विच्छेद के रूप में करेंगे। हालांकि आपको एग्जाम में ये सब नहीं करना होता है, आपको तुरंत पहचान जाना होता है। जैसे रवि धन ईश कर दिए तो आपको पता है ना, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगी हुई है और यहाँ पे भी ई है। तो ई और ई कहाँ होती है? स्वर संधि के दीर्घ वाले हिस्से में होती है, दीर्घ स्वर संधि में, क्योंकि सजाती मेल होता है। तो रवि में छोटी ई की मात्रा, ये ई की मात्रा, आप यहीं से पहचान जाएंगे कि यह कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। ये आपको समझाने के लिए इतना कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे आ की मात्रा और अ की मात्रा, सीमा में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा है, यहाँ पे अ की मात्रा है। आ और अ का मेल हो रहा है तो क्या बन रहा है? आ बन जा रहा है। तो कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। ये करने की जरूरत नहीं, ये तो आपको समझने के लिए लिखा गया है। ठीक है, तो रवि धनीश। अब देखिए व में आप हलंत लगाएंगे, कौन सी मात्रा बाहर आएगी? छोटी ई की मात्रा आएगी। ठीक है, ये व और ई लग गया और यहां से ये वाली ई आ गई। ठीक है, अब ई और ई, जब ई और ई का मेल होता है तो क्या बनता है? देखिए जब ई और ई का मेल होता है तो बड़ी ई बनती है। मैंने यहाँ पे आपको रूल लिखवाया था, ई या ई का मेल ई या ई से हो तो बड़ी ई की मात्रा बन जाती है। ये दीर्घ स्वर संधि का रूल है। ठीक है, तो ई या ई का मेल हो गया, बड़ी ई बन गई। अब ये बड़ी किससे जुड़ जाएगी? इस व से जुड़ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? व वी में हो जाएगा। ये जो छोटी ई थी ये वी में बदल जाएगी। अब वी के साथ र लग जाएगा और ये श लग जाएगा, तो हो जाएगा ये क्या? रविश। ठीक है, समझ में आया? रविश हो जाएगा। तो रविश क्या है? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। कैसे कैसे हमने यहाँ पे बता दिया। ई और ई का मेल होता है तो बड़ी ई की मात्रा हो जाती है। जब बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो इस तरीके से लगेगी। किस पे लगेगी? जहां वह हलंत हुआ है इसी पे लगेगी, वी हो जाएगी। अब वी, र पहले से है, वी हो गया, श यहाँ पे है, रविश। ठीक है, इस तरीके से होता है। दो उदाहरण देखिए, सिंधुर्मी। सिंधुर्मी को भी देख लीजिए। देखिएगा ये मात्रा अब आपके दिमाग में आ गई, ये बड़ी थी कहाँ छोटी लिख दी। मैंने कहा ना सार्थक शब्द होने चाहिए जिनके अपने अर्थ होते हैं। ठीक है, सार्थक शब्दों की बात करें। रवि हमेशा इस तरीके से रहता है, इसका अपना एक अर्थ होता है। ठीक है, सिंधुर्मी, सिंधुर्मी को देखिएगा, सिंधुर्मी। अब आप इसे तोड़ेंगे तो होगा सिंधु धन उर्मी। ठीक है, सिंधु धन उर्मी, सिंधुर्मी। ठीक है, सिंधु धन उर्मी से होगा सिंधुर्मी। अब देखिए छोटी ऊ हो जाएगा क्योंकि सिंधु होता है, सिंधु नहीं होता, सिंधु होता है। ठीक है, सिंधु धन उर्मी, दोनों तरफ सार्थक शब्द आने चाहिए, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सिंधु धन उर्मी, सिंधुर्मी हो गया। अब यहां से आप पहचान के देखिए, ऊ की मात्रा यहाँ भी है, यहाँ भी ऊ है। ऊ और ऊ का मेल होगा तो दीर्घ स्वर संधि होगी, क्योंकि ये रूल है, मैंने आपको लिखवाया था। अब आपको ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए एक बार मैं बता देता हूँ। ठीक है, आप एग्जाम में ऐसे करेंगे। अब देखिए छोटा ऊ है, ध से आप अलग करेंगे, किस वर्ण में लगाए? ध में लगाए। ध से अलग करेंगे तो हलंत लग जाएगा। छोटा ऊ है तो छोटा ऊ लिख देंगे। ठीक है, अब ध क्या हुआ? अर्धवर्ण के रूप में हो गया और ये ऊ यहां से यहां आ जाएगा। मतलब ध को आपने इस तरीके से लिख दिया, इस ऊ को आपने यहां पे लिख दिया। ठीक है, अब इस ऊ का मेल होगा तो क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ बन जाएगा। क्या होगा भाई? ऊ और ऊ का मेल होगा तो बड़ा ऊ परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि मैंने रूल लिखवा रखा है, ऊ या ऊ का मेल ऊ या ऊ से हो तो मात्रा जो होती है वो बड़े ऊ की मात्रा लग जाती है। मैंने आपको बताया था, अभी अभी जस्ट बताया था। ठीक है, तो बड़े ऊ की मात्रा हो गई। अब जब इसे मात्रा के रूप में इसके साथ लगाएंगे, ध के साथ, तो सी तो यूं ही रहेगा, ध में बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी, अर्धना पहले से ही है,
ये इस तरीके से हो जाएगी, बड़ी की मात्रा लगी में, ये यहाँ है सिंदूर में, क्या बन गया, सिंदूर में बन गया, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। समान सजाती वर्णों का मेल हो रहा है, मात्रा बड़ी हो जा रही है, कहाँ पे ये रूल है, दीर्घ स्वर संधि में। ठीक है, तो सिंधुधर उन भी सिंदूर में, ये आपको करके बता दिया गया है। आप एग्जाम में केवल इसका विच्छेद करके पहचान जाएंगे, सिंधुधर उन, यहाँ भी छोटा ऊ, यहाँ भी ऊ या ऊ का मेल बड़ी ऊ में हो गया है, तो ये कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, पितृण, यहाँ हम इसे भी देख लेते हैं, पितृण होगा पितृ धन ऋण, पितृ धन ऋण क्या हो जाएगा, पितृण हो जाएगा, पितृ धन ऋण क्या हो जाएगा, पितृण हो जाएगा। ठीक है, विच्छेद कर दिया, पितृ धन ऋण पितृण। ठीक, अब देखिएगा यहाँ भी री लगा हुआ है, यहाँ भी री लगा हुआ है, री और री का जब मेल होता है, दोनों सजाती हैं, तो कौन सी संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है, विच्छेद आप करेंगे तो ता को आप हलंत के रूप में अलग कर देंगे, यहाँ री लगी हुई है, री लगा देंगे, यहाँ पे भी री है, ये री हमने यहाँ लिखा, इसको इस पूरे त्रि को हमने इस रूप में लिख लिया अर्ध से यहाँ। अब देखिए इसका मेल होगा तो ये हो जाएगा री में। ठीक है, तो अब ये किसके साथ लग जाएगा, इसके साथ लग जाएगा, तो पी तो पहले से ही है, तब में ये वाला लग गया पहले से, पितृ और ऋण बचा है, ऋण लग गया, क्या हो गया, पितृण हो गया, क्या हो गया, पितृण हो गया, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप विच्छेद करके देखेंगे, जब भी विच्छेद करेंगे ध्यान दीजिएगा सजाती वर्ण होने चाहिए। ठीक है, जैसे री उ या उ, आ या आ का रूप। ठीक है, ई या ई का रूप, मतलब समान होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ ई आए तो यहाँ ऊ हो जाए, तो गलत हो जाएगा, वो दीर्घ स्वर संधि में नहीं आएगा। ठीक है, समान या सजाती होनी चाहिए, इस तरीके से आप उदाहरणों को देखेंगे, तो दीर्घ स्वर संधि से जुड़े ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे। हालांकि जब मैं अभ्यास कराऊंगा तो वहां आपको बहुत सारे उदाहरणों को दूंगा। उम्मीद करता हूं इतने आप में समझ पाए होंगे कि कैसे हो रहा है। ठीक है, अब दीर्घ हो गया, अब दूसरा है गुण स्वर संधि। देखिएगा दूसरा है गुण स्वर संधि। ठीक है, आपने दीर्घ स्वर संधि को देख लिया, उसके चारों रूल को आपने देख लिया। ठीक है, विभिन्न उदाहरणों को मैंने आपको बता दिया। अब है दूसरा गुण स्वर संधि। देखिएगा जितने ये सारे बता रहे हैं इनको आप ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा और अपनी कॉपी पर अवश्य नोट करिएगा। ठीक है, ज्यादातर प्रश्न यहीं से बनते हैं आपके। ठीक, गुण स्वर संधि, इसका जो संस्कृत का फार्मूला होता है आद गुण है। ठीक है, आद गुण, ये आपके संस्कृत में पूछा जाता है, आद गुण गुण स्वर संधि से रिलेटेड है। हालांकि हिंदी में ये सब नहीं बहुत पूछे जाते, लेकिन आप जानते रहिएगा, आद गुण मतलब गुण स्वर संधि की बात हो रही है। इसमें देखिएगा आपको याद रखने का एक ट्रिक होगा, शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर ए ओ अर का बोध होगा। मतलब जो भी शब्द होगा या तो उसके दूसरे वर्ण या तो तीसरे वर्ण पर ए ओ अर का बोध होगा, मतलब आपको महसूस होगा कि या तो ए की ध्वनि आ रही है, या तो ओ की ध्वनि आ रही है, या तो अर की ध्वनि आ रही है। ठीक है, किस पर, शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड तीन फार्मूले होते हैं जो गुण स्वर संधि से होते हैं। इन तीनों फार्मूले को देख लीजिएगा, यहीं से सारे आपके उदाहरणों को बताएंगे हम। ठीक है, यही आपके गुण संधि का मुख्य रूल होता है। जैसे कि मैंने आपको दीर्घ में बताया था, ठीक उसी तरीके से है। यहाँ पे देखिएगा अ या आ का मेल सजाती नहीं होता, ई या ई से हो जाता है। देखिएगा यहाँ अ या आ है, यहाँ ई या ई है, तो अ या आ का मेल ई या ई से हो जाए तो वो क्या होगा, ए की मात्रा बन जाएगी। कौन सी मात्रा, ए की मात्रा। जैसे यहाँ पे अगर हम का लिख दे तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। कौन सी मात्रा, ए की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, अ या आ का मेल उ या उ से हो तो ओ की मात्रा हो जाएगी। जैसे अगर यहाँ में का लिख दे तो क्या हो जाएगा, को हो जाएगा, ओ की मात्रा। आ या आ का मेल उ या उ से हो तो ओ की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, इन सब चीजों को ध्यान दीजिएगा। कौन सी मात्रा बनती है, ओ की मात्रा बनती है। अ या आ का मेल ऋषि से हो तो अर्ध की मात्रा हो जाती है, मतलब अगर यहाँ का लिख दे तो अर्ध रूप में हो जाएगा। ठीक है, अर्ध रूप में हो जाएगा। ठीक, इसे अर्ध की मात्रा के रूप में कहेंगे। तो आ या आ का मेल ऋषि से तो अर्ध की मात्रा हो जाएगी। इन चीजों को आप अपनी कॉपी पे अवश्य लिख लीजिएगा, ताकि आपको उदाहरण के वक्त कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये तीन रूल होते हैं किसमें, गुण स्वर संधि में। इनको आपको ध्यान देखना है। देखना है दीर्घ स्वर संधि में समान मेल होता था, गुण में समान मेल नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो वही है आ या आ का मेल, लेकिन यहाँ पे बदल जा रहा है। ठीक है, तो इन रूल को आप जानते रहिएगा। अब देखिएगा उदाहरणों के माध्यम से हम इन्हें समझते हैं। जैसे एक उदाहरण मैंने यहाँ लिखा है गजेंद्र, गजेंद्र। ठीक है, अब आप इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा,
मैंने कहा था हमेशा जब विच्छेद करेंगे तो दोनों तरफ सार्थक शब्द आएंगे जिनका अपना एक अर्थ होगा। ठीक है, गजेंद्र, गज आप जानते हैं गज का भी अपना अर्थ होता है और इंद्र, इंद्र का भी अपना अर्थ होता है। तो गज और इंद्र क्या होगा, गजेंद्र हो जाएगा। ठीक है, गज और इंद्र क्या, गजेंद्र। अब देखिए पहचानेंगे कैसे, जैसे आपके एग्जाम में गजेंद्र शब्द आ गया तो कैसे जानेंगे कौन सी संधि है, विच्छेद करेंगे गज धन इंद्र में। अब यहाँ देखिए ज के साथ क्या आया है, अ आया है, ज के साथ अ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ई है, अ और ई का मेल, अ या ई का मेल, मात्रा कौन सी होगी, एक ही हो जा रही है। तो अ या ई का मेल हो रहा है, मात्रा एक ही हो जा रही है, देखिए एक ही मात्रा लगी हुई है, तो कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है। ठीक है, हालांकि और समझने के लिए मैं वर्णों को अलग करता हूं। ज, ज को आप हलंत के रूप में लिखिए, अ की मात्रा इससे बाहर कर दीजिए। ठीक है, ये ई ही है, अ और ई का मेल, अ या ई का मेल क्या, ए की मात्रा के रूप में हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ए की मात्रा, ये ए मात्रा के रूप में किस पे लग जाएगा, इस ज पे लग जाएगा। तो ग तो पहले से है, ज पे ए की मात्रा लग जाएगी, जे हो जाएगा, और आधा न द्र यहाँ पे क्या बन गया, गजेंद्र बन गया। यही शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है। तो गजेंद्र, गज धन इंद्र। देखिए अ या ई का मेल हो रहा है, ए की मात्रा बन जा रही, अ या ई का मेल ए की मात्रा, आपके रूल के अनुसार। ठीक है, दूसरा देखिएगा दिनोत्सव, आप इन सारी चीजों को लिखते रहिएगा। दिनोत्सव विच्छेद करेंगे तो होगा दिन, दोनों तरफ सार्थक शब्द आने चाहिए, दिन धन उत्सव। ठीक है, दिन धन उत्सव क्या हो गया, दिनोत्सव हो गया। ठीक है, दिन धन उत्सव, देखिए इसका भी अपना एक अर्थ है, इसका भी अपना एक अर्थ है, दिनोत्सव हो गया। अब देखिए न के साथ आ जुड़ा है, यहाँ पे ऊ है, यहाँ पे आ रहा है, आ या ऊ का मेल, आ या ऊ का मेल, कौन सी मात्रा, ओ की मात्रा बन जा रही है। ओ की मात्रा देखिए यहाँ पे लगी हुई है न के साथ, कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है। अब चाहे आप वर्णों को अलग करके भी देख सकते हैं, न हलंत में करके इसकी मात्रा बाहर कर दीजिए, अ, ये ऊ को यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए आ का मेल ऊ से हो रहा है तो कौन सी मात्रा बन जाएगी, आ का मेल ऊ से होगा तो ओ की मात्रा बन जाएगी, कौन सी, ओ की मात्रा, ये मात्रा के रूप में लिखा जाएगा। जब इसे आप मात्रा के रूप में किस पे लिखेंगे, इस ना पे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, डी तो यूं ही रहेगा, ना पे ओ की मात्रा नो हो जाएगा, और बाकी का ये चीज आप ऐसे ही लिख देंगे, दिनोत्सव बन गया आपका दिनोत्सव। कैसे कैसे बना यहाँ पे हमने आपको बता दिया। कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि। कैसे पहचानेंगे, या तो यहीं से पहचान जाएंगे जब आपको सारे रूल मालूम हो जाएंगे। ठीक है, या तो आप वर्णों को अलग करेंगे, हालांकि एग्जाम में ये नहीं करेंगे, बहुत सारा समय लग जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा आपका। ठीक है, यहीं से आप पहचानेंगे, ये आपके अभ्यास पे निर्भर करेगा। ठीक है, और आपके नियम ये कितने कंठस्थ हो रहे हैं इस पे निर्भर करेगा। कुछ और उदाहरणों को देख लेते हैं। देखिए गुण स्वर संधि से संबंधित कुछ और उदाहरणों को आप देख लीजिए, जैसे प्राणोत्सर्ग, महोदय, नवोड़ा और सप्तर्षि। ठीक है, इनसे और आप नियम को और स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, हम आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे आपका है प्राणोत्सर्ग, प्राणोत्सर्ग, अब आपका विच्छेद इसको करना है कौन सी संधि, गुण स्वर संधि है। कैसे देखिएगा, प्राण धन उत्सर्ग, प्राण धन उत्सर्ग क्या हो गया, प्राणोत्सर्ग हो गया। अब आप इस यहीं से आप पहचान सकते हैं कौन सी संधि है। देखिए ड़ में अ जुड़ा हुआ है, यहाँ ऊ है, अ या ऊ का मेल होता है तो यहाँ पे देखिए ओ की मात्रा बन जाती है। जब अ या ऊ का मेल होगा तो ओ की मात्रा बन जाती है, मैंने अभी अभी आपको बताया है रूल के अनुसार। ठीक है, तो प्राण धन उत्सर्ग, प्राणोत्सर्ग। अब और आप देखना चाहें तो अड़ को अलग करिए, इसका स्वर निकाल दीजिए, और ये ऊ को ले लीजिए। देखिए आ या ऊ का मेल होगा तो कौन सी मात्रा बनती है, ओ की मात्रा बनती है। अब यह ओ किसके साथ आ जाता है, इसके साथ आ जाता है, ये प्रा तो यूं ही रहेगा, ड़ यूं ही रहेगा, ओ की मात्रा लग जाएगी, और ये सर्ग आ जाएगा। हो गया क्या, प्राणोत्सर्ग। कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि। पहचानना बस आपको यहीं से है, ये सारी चीजें आपको समझने के लिए बताई जाती हैं, कैसे नियम फॉलो हुआ इसलिए बताई जाती है। ठीक है, अ या उ का मेल तो ओ बन जाएगा। सप्तर्षि, सप्तर्षि ध्यान दीजिएगा, सप्तर्षि। ठीक, विच्छेद करेंगे, सप्त
धन ऋषि, सप्तधन ऋषि। ठीक है, सप्तधन ऋषि, दोनों तरफ सार्थक शब्द होने चाहिए। यहाँ भी देखिए प्राण और उपसर्ग सार्थक हैं दोनों अपने आप में, सप्त और ऋषि दोनों सार्थक हैं। ठीक है, अब देखिए सप्त में तक के साथ अलग कर दीजिए आ को, और यहाँ पे री मात्रा है। ठीक है, आ और री का मेल होता है तो क्या बन जाता है, अर हो जाता है। क्या, अर, मैंने अभी अभी आपको बताया। अब यहाँ पे देखिएगा सप्त तो यूं ही रहेगा, अब ये अर इस त के साथ नहीं लगता, यहां ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल यही अ इसके साथ रहेगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा अगर आप इस अर को यहाँ पे लगा देंगे। ये जाके यहाँ पे लगता है सप्तर्ष, अब ये अर जो है इसके ऊपर आ जाता है केवल प्रोनाउंसिएशन के कारण। ठीक है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा कभी भी। मैं हर जगह देखिए इस मात्रा को इसके साथ लगाता था जिसके साथ ये अलग हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मात्रा आएगी ये लास्ट वाले में चली जाएगी, क्योंकि आप जब इसका उच्चारण करेंगे तो वो गलत हो जाएगा अगर आप यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन का भी बहुत रोल होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे कर्णवर्षी होता है, कर्णधन ऋषि, तो वहां भी ये मात्रा लास्ट में जाएगी। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे और आप इसे नोट कर लीजिए। तो किस तरीके से अ और ऋषि का मेल होता है तो अर बन जाता है। अब ये अर इसके लास्ट वाले वर्ण पे लग जाता है। ठीक है, ताकि आपका उच्चारण गलत ना हो। यहाँ ये भी ध्यान रखना पड़ता है, ये भी ध्यान रखना पड़ता है, दोनों तरफ सार्थक शब्द है। ठीक है, महोदय, महा धन उदय, आ है ऊ है, आ या ऊ का मेल जब होगा तो ओ बन जाएगा। ठीक है, आ या ऊ का मेल होता है तो ओ बन जाता है, ये चीजें आपको बताई जा चुकी है। ठीक है, ह में आ की मात्रा है, ऊ है, आ या ऊ का मेल होगा तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ओ की मात्रा किस पे लगेगी, ह के साथ लगेगी, तो महोदय। ठीक है, बन गया महोदय। अब आप समझ पाए होंगे, अब बहुत आपको बार बार ये करने की बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप समझ चुके होंगे। ठीक है, आप विच्छेद कर रहे हैं, आ और ऊ का मेल से क्या बन रहा है, ओ बन जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से नवोड़ा। ठीक है, अगर आप नवोड़ा को करेंगे तो नव धन उड़ा। ठीक है, नव धन उड़ा, नवोड़ा, नव धन उड़ा। ठीक है, नव धन उड़ा क्या होता है, नवोड़ा होता है। अब देखिए व में अ है, यहाँ पे ऊ है, अ और ऊ की मात्रा जब बनती है तो ओ हो जाता है। देखिए ओ की मात्रा लगी है, जिस तरीके से ओ की मात्रा यहाँ लगी थी। ठीक है, व में आप स्वर को अलग कर देंगे तो अ अलग हो जाएगा, और यहाँ पे ऊ, आ या ऊ का मेल होगा तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ये ओ की मात्रा किसके साथ आ जाएगी, सुबह के साथ आ जाएगी, तो हो जाएगा न, यूं ही रहेगा, व में ओ लग जाएगा, वो ड़ा। ठीक है, नवोड़ा बन गया। ठीक है, नवोड़ा बन गया। तो इस तरीके से आप शब्दों को पहचानेंगे। गुण स्वर संधि के सारे उदाहरण थे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा उच्चारण में गलती ना हो, इसलिए क्या हो गया, लास्ट वाले वर्ण पे लग गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब दीर्घ हो गया, गुण हो गया, वृद्धि, यण आदि 3 बचे हैं, ये आपको अगले पार्ट में बता दीजिएंगे। आज के पार्ट में फिलहाल इतना ही, ज्यादा पार्ट लंबा न होने पाए इसका भी ध्यान रखा जाता है।